आयोग और विपक्ष में ठनी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई आगे बढ़ी। विपक्ष महाभियोग लाने की सोच रहा है। विपक्ष के दांव से मोदी सरकार घबरा गई। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच लड़ाई अब आर पार के पास पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग लगातार झूठ बोल रहा है तो वहीं एक के बाद एक विपक्ष सबूत पेश करके चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग अपनी झूठ छुपाने के लिए एक के बाद एक और झूठ बोलता जा रहा है। आपको याद होगा कि सबूतों के साथ 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हलचल मचा दी थी। लेकिन राहुल गांधी की काट के लिए चुनाव आयोग ने 10 दिन बाद 17 अगस्त 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सबूत एक भी नहीं दिए। अपनी झूठी दलील से विपक्ष को डराता हुआ वो नजर आया और कहता रहा कि हम ईमानदार हैं, पक्ष विपक्ष हमारे लिए एक समान है। लेकिन फिर विपक्ष ने ऐसा सबूत पेश किया जिसे देखकर चुनाव आयोग की आंखें फटी की फटी रह गई। चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार की पोल खोलते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा सबूत पेश किया जिससे चुनाव आयोग की आंखें फटी की फटी रह गई है। जी हां, जब पत्रकारों ने पूछा कि चुनाव आयोग के पास अखिलेश यादव ने एफिडेविट दाखिल किया था तो उसका क्या हुआ, इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि अखिलेश यादव ने हमारे पास कोई अर्जी दी ही नहीं थी। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्रतिमा के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख ले। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए। तो देख लिया आपने कि क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव और क्या पेश कर रहे हैं। अब उसी कड़ी में सिर से पानी ऊपर चले जाने के बाद विपक्ष चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाअभियोग की बात करने लगी है। इसे को लेकर कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ईसीआई के खिलाफ हम लोग महाअभियोग प्रस्ताव लाने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा इस विषय पर अभी तक पार्टी के भीतर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो नियमों के अनुसार कांग्रेस महाअभियोग प्रस्ताव ला सकती है। ईसीआई ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि उस पर लगाए जा रहे वोट चोरी जैसे झूठे आरोपों से ना तो आयोग डरता है और ना ही मतदाता। आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे संविधान में मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हर हाल में मतदान करें। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई कितनी आगे निकल चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ कैसे होगी महाअभियोग प्रक्रिया। संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के जैसा ही होता है। सीईसी को पद से हटाना जटिल और सख्त प्रक्रिया है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में तय की गई है। संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सरकार के दबाव से बचाया जा सके ताकि यह निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम कर सके। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संवैधानिक और स्वतंत्र है, साधारण बहुमत से नहीं हटाया जा सकता। ईसीआई को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद में शुरू होती है। सीईसी को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा आ सकता है। इस प्रस्ताव को लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों की सहमति हो और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर हो। इस पूरी प्रक्रिया को ही महाअभियोग की जगह हटाने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाएगा। इसमें की आगे की प्रक्रिया ये है कि सदन के स्पीकर या चेयरमैन को इस पर विचार करना होता है। वे इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात बताते चले कि विपक्ष सरकार के खिलाफ आरोप लगा रही है तो सरकार कैसे स्वीकार करेगी। मान ले कि अगर स्पीकर ने स्वीकार कर लिया तो वे आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे जो आरोपों की जांच कर सकेगी। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य की माने तो इस प्रस्ताव पर भी महाभियोग की तरह संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति आरोपों की पड़ताल के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाते हैं। इसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के एक जज करते हैं, जबकि किसी भी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद कमेटी में शामिल होते हैं। उनकी जांच रिपोर्ट पर सदन चर्चा करती है।
यह कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गए आरोपों की गहन जांच करती है। इस प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। फिर जांच के बाद कमेटी अपना रिपोर्ट स्पीकर या फिर चेयरमैन को सौंपती है और अगर कमेटी आरोपों को सही पाती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को दुर्व्यवहार या अक्षमता का दोषी ठहराती है तो हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। फिर सदन के कुल सदस्यों के बहुमत यानी कि 50% से ज्यादा और उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है और लोकसभा में पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। यहाँ पर भी लोकसभा वाला नियम लागू होता है। फिर दोनों सदनों में प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। संसद की ओर से प्रस्ताव पारित हो जाने पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। जानकारों का कहना है कि यह प्रक्रिया बेहद कठिन है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम कर सके। अब तक भारत में किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को इस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया नहीं गया है, जो इस पद की गरिमा और स्वतंत्रता को दर्शाता है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या विपक्ष महाभियोग लाता है या फिर नहीं। So, the foundation of our Constitution, everything that our Constitution stands for, is based on the fact that one person gets one vote. Right? And so, when we are looking at elections in India, the fundamental, most important thing is how secure is that idea of one man, one vote? Are the right people being allowed to vote? Are fake people being added to the voter list? And is the voter list true or not? So for some time now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing, you saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls are showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. Third thing, we noticed that there is always a reason. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple. Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing that elections are choreographed. There was a time in India, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन नहीं थी, इंडिविजुअल वोट था, पूरा देश एक दिन वोट करता था. बट आज के जमाने में